उमर साहब नाकाम चीफ मिनिस्टर है या मरकजी सरकार वज़ारत आला की जो कुर्सी है जो उसके पावर से मुझे उसको चलने नहीं देती। ये दो चीजें क्या मानना है यासिर रशीद साहब का? वो मेजॉरिटी जो है वो आपकी बात सही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आप जैसे जर्नलिस्टों को ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को खुलकर ये बताना चाह रहे कि चाहे वो 1.5 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 3 साल तक वो पीडीपी ने रोका है। लेकिन इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यासिर रशीद साहब को, जब महबूबा मुफ्ती को, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को, फारूक, तो सब पॉलिटिशियन को पता है दफा 370 वापस नहीं आएगा, तो फिर पीडीपी आज 370 के लिए नाराबाजी क्यों करती? क्या आप ये नहीं मानते पीडीपी वाले कि आपने जो बीजेपी के साथ दोबारा कोलिशन की और ये गवर्नमेंट न बनाई और यहां गवर्नर राज करवाया और वही रीजन बना कि बीजेपी को पार्लियामेंट में असेंबली यहां पे खत्म करने के बाद रास्ता मिल गया? क्या आप इसको आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो कि हमारी ये गलती हुई, कोलिशन करना भी और उसके बाद गवर्नमेंट न बनाना भी एनसी कांग्रेस के साथ? कांग्रेस को हुई 70 साल तक रियलाइजेशन, मैंने रियासत को कमजोर किया जब एसेशन के बाद जम्मू कश्मीर से वजीर आजम सदर रियासत, जो आपने भी बोला, जो हटा दिया। 70 साल तक उन्होंने रियलाइजेशन, बीजेपी को कब होगी रियलाइजेशन? वो आपको 370 मुझे क्या पीडीपी आज गुड बुक्स में है? क्योंकि आप सारे लोग वापस आ रहे, जो निकले थे पार्टी से, आप आजकल वापस आ रहे सभी लोग। गुड बुक्स में किन के होने चाहिए? गुड बुक्स है कौन? मुझे बता दें। एलजी से मिल रहे हैं, एलजी मुफ्ती मिल रहे हैं और बार बार मिल रहे हैं। आप सवाल का आप जवाब नहीं दे किस बात है? अब बार बार पार्टी की ये मेरा ये भी बड़ा, जब इंजीनियर रशीद की वेव थी, आपने वहां से मैंडेट लिया, हार गए, वो नहीं जीत पाए, आप अब पीडीपी में वापस आ गए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, पेश है पी न्यूज की अहम पेशकश सिलसिलावार प्रोग्राम अहम शख्सियात में पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी यासिर ऋषि के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। पार्लियामेंट डेलीगेशन के लिए कि नहीं हमें बातचीत करनी है, जब महबूबा मुफ्ती ने सीज फायर करा दिया कि नहीं ये होना चाहिए, तब हमारे कुछ लोग निकले जिन्होंने दिल्ली को मिसगाइड कर दिया और गलत बातें कही कि ये हो रहा है, इससे यहां से हमारे लोग से आपका क्या मतलब? हमारे मिनिस्टर्स में थे, हमारे लीडर्स, पीडीपी के लीडर, जिन्होंने बाकी बाद में साबित भी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं, मिले हुए थे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, खुलकर कह रहा हूं। जो अगर देखो यासिर साहब, इसका मतलब है कि पीडीपी को किसी और ने तोड़ा, पीडीपी में ही लोगों ने पीडीपी को तोड़ा। बिल्कुल, पीडीपी को आपने ये समझे, पीडीपी को किसी ने कोशिश की, लेकिन मिला कौन? मैंने कहा ना, घर को आग लगी है घर के चिराग से, तो अपने लोग ही निकल गए उसमें से, अपने लोग ऐसे निकल गए जिनकी वजह से पीडीपी को दबाया गया। हम लोग, मेरा अलग मसला, मैं पीडीपी से निकला, ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं रहा, लेकिन मेरी कंट्रोवर्सी ये नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं थी, हम कहीं और नहीं हुए ऐसा, लेकिन हमारा ये था कि महबूबा जी को। फिर यासिर रशीद साहब अगर आपका इक़्तिदार का नहीं, पावर हंग्री यासिर रशीद साहब नहीं है, ऑनेस्टली यासिर रशीद साहब अगर आपका इक़्तिदार का नहीं, पावर हंग्री यासिर रशीद साहब, दो चीजें होती हैं ऑनेस्टली। जब कोई वजीफा कमाता है, जब तो ये रियलाइजेशन नहीं होगी मेरा असली पीर कौन है, हमारी राहत कहाँ है, अपने कौम को राहत कहाँ पहुंचे, हमारे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है ये चीज। महबूबा जी को मैंने कहा, महबूबा जी के साथ जो हमारी कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई, वही इसलिए नहीं हुई कि कोई और मामले थे, कुछ गलतियां हुई, मैं नहीं कहूंगा महबूबा जी ने भी कहीं पर ये नहीं किया, महबूबा जी को भी कहीं दूसरे तरीके से स्टैंड लेना था, जहां पर इन्हीं लोगों ने उसको उस तरीके से मिसगाइड किया। जब मैंने पीडीपी छोड़ी, मैंने उस वक्त पीडीपी नहीं टूटी थी, मैंने एज ए महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, जब मैंने उसको गया, मैंने कहा मैं आप पीडीपी से निकलूंगा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि जो ये मुनाफिक लोग थे वो इस तरीके से चला रहे थे पीडीपी को, वो इस तरीके से साजिशें कर रहे थे, महबूबा जी को हम समझा रहे थे मकसद क्या है इनका, किसी ऑफिसर के बारे में, किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में ऐसे मिसगाइड कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, जो फिर महबूबा जी को भी रियलाइजेशन हुई, रियलाइज कहीं हुआ, शायद यासिर ने 10 बातों में 5 बातें सही कही। अगर महबूबा जी ने कोई भी, शायद वो उस वक्त जब वो 6 महीने मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद शायद वो गवर्नमेंट नहीं करती, शायद वो नहीं मानती, तब तक भी वो बड़ी रिजिड थी कि नहीं मुझे कुछ चाहिए। इन्हीं लोगों ने वो साजिशें की जिसकी वजह से महबूबा जी को लगा शायद
कौम को नुकसान होगा, शायद पार्टी को नुकसान होगा, शायद कश्मीर को नुकसान होगा, उसने वो जहर का। यासिर से सब एक और सवाल है, लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आम ये बात हो रही थी जो पीडीपी के अंदर लोग थे, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम साहब जब वफात पा गए एमएस हॉस्पिटल में, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से दोबारा कोलिशन नहीं चाहती। लेकिन एक आम बात है ये कि महबूबा मुफ्ती को बताया गया है कि अगर आप कोलिशन नहीं करोगी महबूबा मुफ्ती में, तो पीडीपी में बाकी सारे लोग किसी के अंडर बीजेपी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कोलिशन बनाना। ये सही। महबूबा जी को ये प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनूं कि नहीं। मैं ईमानदारी होकर बता रहा हूँ, ईमानदार होकर, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ आपको, ऐसा नहीं था कि नहीं। मेरे साथ लास्ट टाइम महबूबा जी का जब मुलाकात हुई, उसके बाद 2 दिन के बाद वो दिल्ली चली गई। उन्होंने मुझे कहा उस वक्त, मैंने कहा कि हमें शायद गवर्नमेंट नहीं करनी चाहिए आपको। कहा बिल्कुल, लेकिन ये डुबो देंगे ये लोग जो जा रहे हैं पीडीपी को। उसको ये अल्लाह जान रहा है इस बात को, मैं गवाह हूँ इस बात का। जिस दिन मतलब अल्लाह और महबूबा जी और मैं जानता हूँ कि महबूबा जी को इसमें कोई नहीं था मुझे चीफ मिनिस्ट्री का, बल्कि उसको इतना ही था उस वक्त भी कि ये कुछ लोग बैठे हैं और शायद ये एकदम कंसल्ट देंगे। उस वक्त 370 को शायद मैं रोक दूंगी, उसको 370 को गवर्नमेंट में जाके मैं भी वही रोल करूं जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब था, जो उसकी स्ट्रगल थी, शायद मैं वो करूंगी। तो उसने अपने आप को उस वक्त कुर्बान किया। तो मोहम्मद मुफ्ती को पूरा पता था मैं क्या कर रही हूं। एक अहम बात यहाँ पे ये है, जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात हो गई, उसके बाद बहुत टाइम बीच में हो गया, और उस दौरान महबूबा मुफ्ती को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये ऑफर की कि बगैर किसी कंडीशन के हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने क्यों नहीं माना? क्योंकि यहां असेंबली रहती, महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक मेजॉरिटी में रहते, तब चूंकि पार्लियामेंट को तब यहां असेंबली का ये जरूरी था यहां से कंसल्ट, तब जाके वो असेंबली वहां पे पार्लियामेंट में भी तब दफा। क्या आप ये नहीं मानते हो पीडीपी वाले कि आपने जो बीजेपी के साथ दोबारा कोलिशन की और ये गवर्नमेंट न बनाई और यहां गवर्नर राज करवाया, और वही रीजन बना कि बीजेपी को पार्लियामेंट में असेंबली यहां पे खत्म करने के बाद रास्ता मिल गया? क्या आप इसको आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो कि हमारी ये गलती हुई, कोलिशन करना भी और उसके बाद गवर्नमेंट न बनाना भी एनसी कांग्रेस के साथ? ना साहब देख लीजिए, मैं आपको बहुत ही एक अच्छे जर्नलिस्ट में से एक मानता हूं। मुझे नजरिया वही है। शायद आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो मुझे सबसे पहले अगर फेडअप और परेशानी है वो आप जैसे जर्नलिस्टों के साथ है इस पॉइंट को लेके। इस पॉइंट को लेके आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली ने जब यहां चाहा क्या उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी? दिल्ली ने जब यहां चाहा तो उन्होंने पार्लियामेंट से रूल पास नहीं किया? चाहे चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना, गवर्नर को सदर रियासत को गवर्नर बनाना, जितने भी जब भी उनको जोट लगा। शेख साहब को तो आसमान जितनी मेजॉरिटी थी 53 में, तो गिरफ्तार किसको किया गया? क्यों किया गया? तो फिर आज मुझे बता, मुझे क्लियर करने दीजिए, मैं क्यों आपके साथ ये हूं। कुछ चीजें क्लियर थी, जो पता है बाहर रोशनी है, ये तो क्लियर, इसमें तो सवाल नहीं होना चाहिए। आप मुझे कहोगे क्या ये हो गया क्या है कि नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती जी को पता था नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें 5 मिनट के लिए आज कह रही है हमें सपोर्ट देंगे, जब वो चाहेंगे तोड़ देंगे और असेंबली से वो करवा देंगे पास। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए बीजेपी की लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह समझाने के लिए ये आपके मुल्क और कश्मीर के लिए ठीक नहीं है, जो आज साबित भी हो रहा है। आज अगर इन्होंने 370 खत्म कर दिया, आज भी वही हालात है। आज भी देख लीजिए कितनी परेशानियां हैं। आज टूरिज्म का क्या हाल हो गया, आज डेवलपमेंट का क्या हाल हो गया, आज जंग छेड़ने पे आ गए। आज अगर परसों कुछ नहीं मामूली कुछ होता तो एटम बम की लड़ाई छिड़ जाती। आज हमारी देख लीजिए हालात क्या है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात कितने हैं, कशीदा कितने हमारे कैसे हैं। आज यूरोप अमेरिका हमें कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद को इसका पहले अंदाजा था, उनका यह नजरिया था शायद मैं ये कोशिश कर कामयाब हो जाऊं,
असेंबली का कोई रोल नहीं था, न इससे पहले रहा न इससे किसके बाद रहा, न बीजेपी को उसके पहले कुछ करना था न आज करना है। उनको मेजॉरिटी जो है वो, आपकी बात सही है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आप जैसे जर्नलिस्टों को यह कहना चाहता हूं, आप लोगों को खुलकर यह बताना चाहे कि चाहे वो 1.5 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 3 साल तक वो पीडीपी ने रोका है। लेकिन इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यासिर रशीद साहब को, जब महबूबा मुफ्ती को, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को, फारूक, तो सब पॉलिटिशियन को पता है दफा 370 वापस नहीं आएगा, तो फिर पीडीपी आज 370 के लिए नाराबाजी क्यों करती है? जर्नलिज्म को छोड़ के 370 वापस जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा, फिर आप इस पे सियासत क्यों करते हैं? यासिर रशीद जवाब दो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें उन चीजों पे सियासत नहीं करनी चाहिए जो मिलने वाला नहीं है, लेकिन 370 वापस देने के बगैर कोई चारा नहीं। देख लीजिए, ये अलग मसला है, कश्मीर को कुछ भी ले लीजिए, कश्मीर एक है ऐसी स्टेट है जो जिसका मामला अलग है। दिल्ली को चाहे आज रियलाइजेशन हुए या 10 साल बाद रियलाइजेशन या 50 साल बाद रियलाइजेशन हो जाए, कांग्रेस को हुई 70 साल तक रियलाइजेशन, मैंने रियासत को कमजोर किया। जब एसेशन के बाद जम्मू कश्मीर से वजीर आजम सदर रियासत, जो आपने भी बोला, जो हटा दिया, 70 साल तक उन्होंने, बीजेपी को कब होगी रियलाइजेशन? वो आपको 370 मुझे मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, न मैं किसी और की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दिल्ली सेंटर को एक टाइम पे रियलाइजेशन हो जाएगी और हाल ऐसा करना पड़ेगा। इसके बगैर देख लीजिए, 370 के बगैर जम्मू कश्मीर के मामले में इनके बगैर कोई और चारा नहीं। देख लीजिए, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि हमारी जिंदगी में होगी कि आगे कभी होगा, लेकिन ये 370 एक ऐसा मसला है जिसके लिए दिल्ली को रियलाइजेशन होनी चाहिए, होगी। हम वही मांग रहे जो हमें कानून आईन के अंदर चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा यासिर साहब, अगर हम देखें, आप हमें बताइए कि क्या पीडीपी आज गुड बुक्स में है? क्योंकि आप सारे लोग वापस आ रहे, जो निकले थे पार्टी से, आप आजकल वापस आ रहे हैं सभी लोग। गुड बुक्स में किन के होने चाहिए? गुड बुक्स है कौन? मुझे बता दें। एलजी से मिल रहे हैं, एलजी मुफ्ती मिल रहे हैं और बार बार मिल रहे हैं। आप पहले ऐसा नहीं था, अब आपको प्रोटेस्ट करना है उसकी इजाजत मिलती। जब जहां तक मेरी जर्नलिज्म में रिपोर्ट कर रहा हूं, तो पहले इजाजत नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है। देख लीजिए, ये चीजें मैं बताऊं आपको बिल्कुल ये है कि एक चीज है, ऐसा नहीं है कि ये है कि पीडीपी, ये रियलाइजेशन जरूर है, हो गई है कहीं ना कहीं, कि पीडीपी कोई सेपरेटिज्म की पार्टी नहीं है, ये एक मेन स्ट्रीम पार्टी है। इसके लिए हमें, ये बीजेपी को हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एलजी साहब यहां पर बैठे हैं, एलजी साहब पार्टियों से उठ के बैठते कभी ना कभी, उनको उसलिए भी सोचना पड़ता है। अगर कभी डीजी साहब को परमिशन देना पड़ता है तो उसको भी पार्टी लाइंस के ऊपर, अगर वो कल तक उनके नजरिया में ये था कि नहीं शायद पीडीपी सेपरेटिज्म चलाएगी, किसी ने कर दिया, मैंने कहा ना, घर को आग लगी से घर के चिराग से, अगर हमारे लोगों ने हमारे खिलाफ जो उन्होंने पीडीपी को कुछ और प्रेजेंट किया है, शायद अब नजरिया क्लियर हो गया, धुंध बैठ गई, शायद लग गया नहीं तो हमें तो मिसगाइड किया गया था। ऐसा तो नहीं है, महबूबा मुफ्ती ऐसी नहीं है, यासिर रशीद ऐसा नहीं है, ऐसा तो हम कह सकते हैं। अच्छा यासिर साहब, जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, अगर 2 चीजें हम आपसे नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ ही जाती है। वक्त के साथ आज 2 अहम इशू हैं। एक है जम्मू कश्मीर, जब मौसमी हालात की वजह से जो हमारा नेशनल हाईवे बंद हो गया है जम्मू श्रीनगर, और फ्रूट का टाइम है। ये जो नुकसान हो रहा है, रास्ता नहीं खुल रहा है, कैसा देख रहे हैं आप इस चीज को? देख लीजिए, मैं 2 चीजें आपको बताऊं। आपको हमारे माशरत में पहले एक मार पड़ी है, टूरिज्म की मार पड़ी हुई है, ये अब दूसरी मार है। मैं अब लोगों को यह है कि जिसके लिए हमें महबूबा जी बिल्कुल ही तंग करती, हमेशा कहती रहती है यार हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारा भी कभी ना कभी दिल जलता है जब हम सीरियसनेस देखेंगे इसकी, उमर साहब की, चाहे फारूक साहब की, चाहे शेख साहब की, 75 के बाद ये लोग सीरियस नहीं रहे कश्मीर के हालात के मामले में। मुफ्ती मोहम्मद सईद आते ही आप कहोगे ये बिल्कुल ये का मगर रूट के लिए क्यों वो सिफारिश कर रहा था,
मुगल रोड की परमिशन कैसे ली वो आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। तब तक तो बिल्कुल ही नहीं मान लेते थे, क्योंकि ये एक अल्टरनेट रूट की बात है। अगर 20 दिन बंद रहा, दिल्ली तो नॉन सीरियस है ही हमारी, बीजेपी तो है ही, बीजेपी तो इसमें कर ही ऐसा काम है कि हमें हमारी कोई वो नहीं सोच रही कि माशरत कैसे ठीक होगी। लेकिन उसके बाद हमारा रोल आता था जिसके लिए लोगों ने उमर साहब को मैंडेट दिया था, उसको इसमें सीरियसनेस होनी चाहिए। 10-11 महीने में तो ये चीजें नहीं बनेगी ना। क्या मतलब नया मुतबादल रास्ता कैसे? मुतबादल की बात नहीं, मैं कह रहा हूं 20 दिन में, ये जो 20 दिन के बाद उसको सोचा रहा, आज मैं जाऊंगा कहाँ यूनियन मिनिस्टर से मिलने, जब 3 दिन उसको अंदाजा होना चाहिए, एक लीडर को पता होना चाहिए सीजन आने वाला है, क्या हुआ। अगर एक ही दिन बंद होता तो दूसरे दिन वहां जाता, देखता कि कितने दिन लगेंगे। अगर उसको लगता कि नहीं इसमें ज्यादा टाइम लगता, उसी वक्त उसको जाना चाहिए था दिल्ली। ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत है या रियलिटी है? ये मुझे ये रियलिटी। देखो यासिर साहब, ऑनेस्टली रास्ता पहले पता था 2 दिन बंद होगा, 3 दिन, जैसा होता है हमारे बारिशों में। अब एक खींचा, पसियां गिराई है। अब हम सीएम को, मैंने आप पीडीपी इसको, अगर यहाँ इस जगह महबूबा होती तो इस तरह की लेन से तो क्या करती? मैं बताता हूं, महबूबा मुफ्ती क्या करती, मैं बताता, मुझे बता ना। महबूबा मुफ्ती, अगर मैं भी उस वक्त, अगर आप भी होते ना, आप भी होते, अगर हमारे गांव का मुकदम भी होता, मुकदम सबसे पहले जाता उस स्पॉट को देखता, वहां पर कहता कितना टाइम लगे, अंदाजा करता। 300 मीटर क्लियर करने में 20 दिन नहीं लगते मेरे भाई। 300 मीटर, 300, ये सवालिया निशान है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये जानबूझकर हो, वही तो ये सवालिया निशान है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी। उमर अब्दुल्ला ने कल ये स्टेटमेंट परसों दिया है कि उसने बोला कि नेशनल हाईवे को मेरे हवाले करो, मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा। यार वही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो ये स्टेटमेंट 2 दिन पहले की बात कर रहा ना, ये तो उसको उसी दिन, दूसरे दिन ही कहना था। अगर उसको कहते, वो जाता, वो मीटिंग ले लेता, उसको पूछना नहीं था उनको कि कितना टाइम लगेगा। वो कहते हाँ नहीं यार 2 दिन में, वो कहते 20 दिन लगेगा, वो कहता मेरे हवाले कर दो। ये स्टेटमेंट तो वो आज से 20 दिन पहले भी, नुकसान होने से पहले भी दे सकता था ना। मेरा मतलब है ये सवालिया निशान है दोनों पे, पॉलिटिक्स नहीं है ये हमारी माशियत है। हमारी माशियत वैसी भी तबाह हो चुकी है। मैंने आपको कहा महराज मलिक के बारे में क्या करें, उस पर पीएसए लगा, वो बिल्कुल गैर हाँ ही नहीं और गैर का ये है। वो एमएलएज को, हाँ अगर उसने कोई गलती की थी, मैं नहीं कहूँगा महराज मलिक साहब को भी वैसा नहीं, हर किसी को गालियाँ दे, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं उसमें कहूँगा कि नहीं, वो इज्जतदारों की इज्जत उतारने के लिए बैठे, ऐसा नहीं। वो किसी के बारे में बदतमीजी कर, ऐसा नहीं कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ उसका एफआईआर हो सकता था, पीएससी की क्या जरूरत है? अगर वो किसी के खिलाफ बदतमीजी करेगा, गालियां देगा, तो उसके खिलाफ बाकी एक्शन हो सकते थे, ऐसा हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन जो उसके साथ किया वो तो बिल्कुल ही क्या है, पीएससी, वो थोड़ी कोई मिलिटेंट है। वो एक सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। किस बात का? अब बार बार पार्टी क्यों बदलते? ये मेरा ये बड़ा, जब इंजीनियर रशीद की वेव थी, आपने वहां से मैंडेट लिया, हार गए, वो नहीं जीत पाए आप पीडीपी में वापस आ गए। ये क्लियर करो। देख लीजिए 2000, आपको कुछ चीजों का सवाल खुद भी पता है, जवाब खुद भी पता है, लेकिन हमसे सुनवाना चाहते हो। 2018 के बाद कश्मीर की एक सिचुएशन ही चेंज हुई, मामलात कुछ अलग हुए। पीडीपी को क्या किया गया वो आपको पता है, हम लोगों को क्या किया गया वो आपको पता है। आपको कितना बताऊं, कितने हम तंग भी हुए, कितने हमें परेशानियां भी हुई, कितना हमें दबाया भी गया, कितना पीडीपी तोड़ी भी गई। अगर हम दिल से निकले होते पीडीपी से, शायद हम वापस नहीं जाते, क्योंकि जब हम कोई काम दिल से करते हैं तो मैं दोबारा उस पर नहीं चला जाता। जब मैंने कहा ना, जिस वक्त तूफान का लड़ाई थी सरकारी बंदूक बरदारों के बीच में, ये लग रहा था, तब भी यासिर ऋषि उनके खिलाफ रहा है, जान की बाजी लगा के। लेकिन जो ये मामला था, महबूबा जी के साथ जरूर कुछ इख्लाफात थे। मैंने आपको कहा, आप कहोगे आप खुद ही कह रहे कि मैं इक़्तिदार का ये नहीं हूँ। उससे बड़ी मिसाल मैं क्या दूँ आपको कि मैंडेट पीडीपी के लिए तरसते थे लोग, मैं हाथ जोड़ता रहा, यार मुझे नहीं चाहिए। जब महबूबा जी को मुझे रिपीट करना था एमएलसी, मैं चला गया, उसको मैंने कहा किसी और को बना दीजिए, शायद हमें पार्टी को फ़ायदा होगा। मैंने बशीर साहब का नाम दिया उस वक्त, मैंने कहा हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन हम उसको बना देंगे, शायद इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुझसे ज़्यादा फ़ायदा। मुझे वो कहने की ज़रूरत है, पार्टी के मेरे लीडर को पता है मेरे बारे में,
कि मुझे लालच है, कितना मुझे दूसरी चीज है। अगर लीडर को अंदाजा नहीं होता, शायद आते ही मुझे वो पार्टी की जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं सौंपते। शायद लीडर को भी पता था इसके साथ क्या होता है। सियासी गुरु कौन है? सियासी उस्ताद या सियासी लीडर जिसकी आइडियोलॉजी आप पसंद करते हैं या जिसने आपको मुतासिर किया है? आज तक अगर मैं मुतासिर हुआ हूं किसी की पॉलिटिकली इसमें, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बगैर कोई नहीं नजर आया मुझे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ही एक ऐसी शख्सियत थी, जितना भी उसको देखूं मैं, जिस तरफ से देखूं अलग ही नजरिया सामने आएगा, जिस तरफ से पकड़े उस तरफ से अलग ही नजरिया। जिसको 24/7 इस चीज की फिक्र होती थी कि कल हमारे लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा। क्या उनकी आइडियोलॉजी, महबूब मुफ्ती की आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिलती है? नहीं, इसमें आइडियोलॉजी सेम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन तरीका थोड़ा कभी कभी अलग अलग होता है चलाने का तरीका अलग अलग होता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर सकता, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पे। यासिर ऋषि के मुतलिक ये भी कहा जाता है कि यासिर ऋषि की हंसी, मतलब जब वो बात करते हैं हंसते हंसते बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। क्या है वो? ये दिल से नहीं हंसते हैं, ये कहा जाता है। क्या ये सच है? शायद वो बड़े कोई निजूमी होंगे जिनको अंदाजा होगा इस बारे में, मुझे तो नहीं है। लेकिन मामला ये है कि यासिर ऋषि कोई ये नहीं है, लेकिन एक चीज अंदाजा होता है हमें भी, मुफ्ती मोहम्मद सईद का शागिर्द रह चुका हूं, उसके साथ टाइम गुजारा है। हम नहीं कहेंगे बहुत कुछ सब कुछ सीखने को मिला, लेकिन बहुत कुछ सीखा हमने। दो हरीफ हैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक है कोकापरी का बेटा इम्तियाज परेख और लोन साहब। फ्यूचर में किसको देखते हैं कि आपका मुकाबला किसी से होगा रेस में? आप यकीन कर लीजिए, यकीन मान लीजिए आप, मेरे लिए असेंबली इलेक्शन लड़ना या वो कोई ये करना, कोई मैं उसमें सीरियस नहीं लेता हूँ कौन सी चीज़ बड़ी होगी। मेरे साथ अगर मेरी अभी भी शिकायत है मेरी पार्टी या मेरे लोगों के साथ, उनको ये है कि आप पूरा टाइम नहीं देते हो। यही पर जिस दिन हम टाइम देते हैं तो उस दिन अलग ही कुछ आते हैं। 5000 से लेके यासिर ऋषि ने उसी वोट को 32,500 पहुंचा दिया विदिन 3 साल। ऐसा नहीं, अगर वो सैलाब की नहीं आता, अगर वो 7.5 करोड़ गवर्नमेंट के नहीं बेच देते चेक्स, इलीगल चेक्स, उनको शायद सिचुएशन कुछ और होती, उस इलेक्शन 2014 की रिजल्ट कुछ अलग होते अगर वो नहीं होता। लेकिन यकीन कर लीजिए आप, जिस दिन मैंने 32,500 लेके वोट लेके इलेक्शन 400 से हारा, मेरे लिए जरा भर भी रद्दी भर भी, जो मेरे साथी है और मेरी फैमिली, उनसे पूछ लिया, रद्दी भर भी कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि पॉलिटिक्स शायद ये दूसरा काम है, शायद खाली इलेक्शन एमएलए बनना बड़ी बात नहीं होती। आप अगर यकीन कर लीजिए इस बात को, जिस दिन मैंने ये इलेक्शन हारा उस दिन मैंने अच्छा खाना भी खाया, अच्छे से सोया भी, अच्छे से उठा। क्योंकि मुझे एक चीज़ है, मैं जब भी देखता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी सर, अगर मैं शायद अकबर साहब के साथ 2008 के बाद या जब वो ये था उसके साथ अच्छी रिलेशन रखता, शायद कुछ और होता। अगर मैं वहाँ के लोकल लीडर्स के, इखवानी लीडर्स के साथ अच्छा रखता, शायद मेरी सिचुएशन और बिजनेस अच्छा होता। यासिर ऋषि पर्सनल मामलों में बेनिफिट्स के लिए नहीं जाता है, लेकिन मैंने फिर देखा अल्लाह ताला उन दरवाजों से इंसान को राहत देता है जिसके बारे में वहां गुमान नहीं होता। बीजेपी को एक चीज समझने की चाहिए, बीजेपी को खासकर, कि कश्मीर मुंबई नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, कश्मीर गुजरात नहीं है। कश्मीर को अलग तरीके से देखिए। जो वो ये कर रहे हैं, यहां पर उनको, यहां की गवर्नमेंट को अपना ताकत देनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि पूरा ताकत है उमर साहब के पास, मैं बदयांती पे बात नहीं करता हूं। अगर वो उसको कहीं परेशान कर रहे हैं, उनको चाहिए उमर साहब को, यहाँ की गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट देना, क्योंकि वो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है। उनको इस पे नहीं चाहिए। जितना वो तंग कर रहे हैं उसको या परेशान कर रहे हैं, अलग मसला है। उमर साहब को बदकिस्मती है कि वो उसी प्रोटोकॉल में बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ, बैलेट, पैंट, ब्रेकफास्ट, जिम के इसमें,
जो यहाँ के लीडर को अलग मामला होना चाहिए कि ये कश्मीर स्टेट है। उमर साहब नाकाम चीफ मिनिस्टर है या मरकजी सरकार वजारत आला की जो कुर्सी है, जो उसके पावर्स होनी चाहिए, उसको चलने नहीं देती। ये दो चीजें क्या मानना है यासिर रिशी साहब का? ये चलाओगे नहीं उमर साहब को देखेगा। अगर ये उमर साहब ये इंटरव्यू देखते, इतना ही देखते तो काफी था, या कोई उसको सुना देता। उमर साहब 2008 से 2014 तक भी नाकाम रहे। उमर साहब को मैं ये ब्लेम नहीं करता हूं आज क्या हो रहा है। अगर हम 2008 और 2014 को लेंगे, जिस दिन होम मिनिस्टर ने वहां से कर्फ्यू की डील दे दी, तब तो 370 भी था, शायद कुछ रिएक्शन अलग होना चाहिए। उसने नॉर्मल रिएक्ट किया, क्योंकि उमर साहब उस दिन भी जिम में थे और आज भी जिम में ही ज्यादा टाइम गुजारते हैं। जिस दिन उसको ये टाइम निकलेगा, इससे फुर्सत मिलेगी जिम से होके अपनी मॉडलिंग सूट बूट पहनने से, उस दिन उसको पता चलेगा कि मैं नाकाम हूं कि कामयाब हूं। उस अपने लिए वो कामयाब है। उमर साहब को आप 2014 को ही लीजिए, आप कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था, कांग्रेस के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थी, तो उसी दौर में अफजल गुरु को फांसी दी जा रही। नाकाम तो नहीं कहेंगे, क्या कहें इसमें, मैं नाकाम तो नहीं कह सकता, इसको कोई मेरे पास अल्फाज नहीं मैं क्या कहूं। उमर साहब को नॉन सीरियस कह सकते, नॉन सीरियस इस मामले में, क्योंकि उमर साहब का 24 एक ही काम रहता है कि मुझे कल जिम कितने बजे जाना है, मेरे लिए जूता वहां से आया कि नहीं आया, मेरे लिए बेल्ट है कि नहीं है। और बीजेपी को बड़ा सूट कर रहा है इस वक्त। हम कहते हैं ना बीजेपी इसके दुश्मन है या परेशान है, वो नहीं है उमर साहब, क्योंकि उनको बड़ा सूट हो रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर सूट हो रहा है वो उमर साहब हो रहा है। तो आपका कहना है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर ने जो मैंडेट अवाम ने दिया है, ये गलत लोगों को मिला है? तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कब सीरियस मैंडेट दिया ही, कब? 75 में शेख साहब को दिया, मेजॉरिटी के बाद जब उसने कहा महज राजशुमारी में खत्म कर दूंगा, तो फिर 83 में फिर दे दी। 83 में जब फारूक साहब ने हमें टास्क फोर्स के जरिए जदकोफ करवा दिया 96 के, जब दिल्ली कहती थी बात करने के लिए आ जाए, स्काई इज द लिमिट, तो फारूक साहब ने इनको कहा मैं आपको इसी तनख्वाह पे काम करा दूंगा, मुझे करने दीजिए। तो लोगों ने फिर उसको 2002 में 28 सीटें दी और मुफ्ती मोहम्मद सईद को 16 सीटें दी, जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नक्शा ही बदल दिया। 2002 और 2008 से लेके अलग ही नक्शा बना दिया, फिर उसको 28 सीटें दी, मेजॉरिटी एक बार दे दे। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद को आवाम ने मैंडेट दिया, आपको इसको भी मानते हैं कि वो गलत मैंडेट था? कब मेजॉरिटी दी? अगर एक बार मेजॉरिटी दे दे तो अलग, फिर भी सरकार उसने बनाई। सरकारें नहीं होते, देख लिया आप, क्यों नहीं समझते? सरकार बनाना अलग बात है, कोalition बनानी अलग बात है। शेख साहब को नेशनल कांफ्रेंस को 10 बार ऐसा मौका आया जब उनको अपनी मेजॉरिटी मिली। पीडीपी को एक बार बता दीजिए आप, या किसी और को भी बता दीजिए, पीडीपी को छोड़ दीजिए, किसी को नहीं दिया। इन्होंने हमेशा नहीं मिल रही, आपके हिसाब से क्यों नहीं मिल रही है पीडीपी को फुल सपोर्ट? लोगों का क्यों नहीं, क्या कहां पे रहती है कमी? इस बार क्यों रिजेक्ट किया? मतलब 2024 में पीडीपी को क्यों लोगों ने रिजेक्ट किया? देखिए पीडीपी को लोगों ने, मैं मानता ही नहीं, पीडीपी को लोगों ने आज तक कब मैंडेट दिया? मैंडेट 28 से तो अब 3 पे आ गए। मैं कह रहा हूं मैंडेट मिला कब? 28 तो बहुत बड़ा मैंडेट। शेख, मैं वही कह रहा हूं, मैंडेट तो नहीं मिला, लेकिन डिक्लाइन हुआ, लोगों ने अच्छा किया। मैं नहीं कहता हूं, अगर ये 3 सीटें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलती और उमर साहब सीरियस होते, हमारे पास उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर इख्तिलाफात हमारी और महबूबा जी के दरमियान हो गए, वो तब हुए जब वो फारूक साहब को, जब उसने ये बना दिया, क्या नाम उसका, गुपकार अलायंस बना दिया, क्योंकि हम उसको कह रहे थे इस घर को सीरियसनेस नहीं है, ये सीरियस नहीं है किसी मामले में। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया वापस? अगर सीरियस होती है पार्टी तो शायद अलग वो एजेंडा, वो गुपकार अलायंस शायद बहुत दूर चली जाती, नहीं किया। अगर उन्हें दे दिया, हम नहीं कहते लोगों का फैसला ठीक है, लेकिन लोगों का फैसला उस शख्स को मिला जिसका 370 होने के बावजूद भी कर्फ्यू की डील होम मिनिस्टर दिल्ली से दे दी। कांग्रेस को के मिलके अफजल गुरु को फांसी मिली थी, तो इसमें कोई सीरियस नहीं बात है। यासिर साहब शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।
तो सामीन, ये थे कुछ सवाल, कुछ पहलू और कुछ सच्चाइयाँ जो हमने यासिर साहब से जाने। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। दीजिए मुझे, महविश मकीन और पे न्यूज़ के एडिटर नाज साहब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।